ओके यस स्टूडेंट्स, सो आज जो हम लोग हमारा जो टॉपिक है वो हमारा प्रोटीन्स के ऊपर है ना। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने आपको रिपीटेडली बार बार बोला है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो दो प्रोटीन के कारण होता है। वन इज द एक्टिन एंड द अदर वन इज द मायोसिन। तो हम लोग बेटा जो आज जो देखने वाले हैं वो एक्टिन का स्ट्रक्चर देखेंगे और मायोसिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर मैं आपको इसमें स्लाइडिंग भी समझाऊंगा, आज की स्लाइडिंग कैसे होती है, कैसे एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग एक्टिन प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्टिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो ये एक्टिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा ये डायग्रामेटिकली आप जब देख रहे हो तो यहाँ पे आपको जी एक्टिन दिख रहा है। अब ये जो जी एक्टिन है बेटा, जी का मतलब इधर होता है ग्लोबुलर एक्टिन। क्या होता है? ग्लोबुलर एक्टिन होता है, ग्लोबुलर एक्टिन। तो ग्लोबुलर एक्टिन का मतलब ये हो गया कि ग्लोब शेप है, वो गोल गोल से कुछ प्रोटीन्स हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं डायग्राम में। अब इसी का क्या होगा बेटा? पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन का मतलब ये होगा कि ये प्रोटीन एक दूसरे से जुड़ के एक फिलामेंट बना देंगे। जो आपको चेन इधर अलग से दिख रही होगी, तो ये आपको एक चेन दिख रही है बेटा, ये एफ एक्टिन की चेन हो गई। और ऐसे ही आपको एक चेन और मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं, ये वाली चेन देखिए बेटा। तो मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला कि जो जी एक्टिन है, जी का मतलब क्या बताया बेटा मैंने? ग्लोबुलर एक्टिन बताया कि ग्लोब शेप। ग्लोब शेप का मतलब गोल गोल से हैं कुछ प्रोटीन्स है, उसका क्या हो गया? पॉलीमराइजेशन हो गया, वो एक दूसरे से जुड़ गए और उसने क्या बना दिया? दो एफ एक्टिन बना दिए। कितने बने बेटा? दो एफ एक्टिन बन गए। और एफ का मतलब क्या होता है बेटा? इधर फिलामेंटस, फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है, तो मतलब कि दो फिलामेंट बन गए। पहले वो ग्लोबुलर प्रोटीन थे, अब वो क्या बन गए? फिलामेंट बन गए। तो हम लोगों ने ये देखा कि कैसे एक्टिन प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए हमको दो एफ एक्टिन की जरूरत पड़ती है। तो दो एफ एक्टिन का फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। थ्योरेटिकली एनसीईआरटी में क्या दे रखा है आपको, वो देख लीजिए कि प्रत्येक एक्टिन पतले तंतु एक दूसरे से संपूर्ण रूप से कुंडलित को दो एफ तंतु में एक्टिनों को बना होता है। ठीक है, तो कितने से बना होता है? दो एफ एक्टिन से बना हुआ होता है। तो दो एफ एक्टिन आपको यहां पे डायग्राम में दिख रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक एफ एक्टिन जी गोलाकार, गोलाकार मतलब ग्लोबुलर हो गया, एक्टिन इकाइयों का बहुलक है। बहुलक मतलब कि ये क्या हो गया? पॉलीमराइजेशन है ये, है ना। तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन इधर से पूछा जाता है, जो एक्टिन होता है, एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ, तो उसका आंसर आ जाता है बेटा जी एक्टिन। जी एक्टिन का पॉलीमर होता है। या फिर आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा कि एफ एक्टिन, ये जो एफ एक्टिन है ये किसका पॉलीमर होता है? तो सर वो जी एक्टिन का होता है। जी का मतलब मैंने आपको बता दिया बेटा, गोलाकार हो गया और ग्लोबुलर हो गया। ठीक है, यहां पे ये बात आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर बढ़ते हैं। ये डायग्राम, अब जो ये जो एक्टिन प्रोटीन है बेटा, ये सिर्फ दो एफ एक्टिन से मिलकर नहीं बना होता। यहाँ पे दो प्रोटीन और इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, है ना। तो मैंने आपको दो एफ एक्टिन के बारे में तो सिखा दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट यहाँ पे कैसे दिखते हैं और उसका अरेंजमेंट कैसे होता है। देखिए, वापिस से देखिए कि ये जो है ये दो एफ एक्टिन का अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे वापिस से हम लोग हाईलाइट करते हैं तो ये देखिए ये जी एक्टिन हो गया। ठीक है, तो जी एक्टिन क्या हो गया? पॉलीमराइज करके क्या बना दिया? दो एफ एक्टिन बना दिया। तो यहाँ पे ये जो चेन है, ये जो चेन है वो किसकी हो गई? ये एफ एक्टिन की हो गई। ठीक है, फिलामेंटस एक्टिन हो गया। और एक चीज और मैं आपको यहां पे बता देता हूं, जो अभी स्लाइडिंग में हमको काम आएगी। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर एक मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है और मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। मैं वापस से रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला? मैंने बोला बेटा, मैंने कहा कि एक्टिन के ऊपर एक मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट होती है और वहां पे मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है। बेटा देखिए, एक्टिन फिलामेंट जो मैंने आपको थिन फिलामेंट लास्ट क्लास में समझाए थे, जो एक्टिन फिलामेंट क्या होते हैं? मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो ये जो थिन फिलामेंट है बेटा, ये थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट है और एक्टिन फिलामेंट के ऊपर कौन सी साइट बोल रहा हूं मैं? मायोसिन बाइंडिंग साइट। और मायोसिन के ऊपर क्या बोल रहा हूं मैं? जो थिक फिलामेंट है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूं एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पे बेटा ये जो आप काला काला से देख रहे हैं बेटा, ये जो गोल गोल से काले काले से आप जो सर्कल देख रहे हैं, ये जो होती है ये मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो अभी आप ये बिल्कुल ध्यान रखना कि मैंने आपको मायोसिन बाइंडिंग साइट जो बताई है उसका काम अभी आगे आएगा, है ना। तो एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट और मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, अब
आप अगर केयरफुली देखें तो आपको दिखेगा कि बेटा हर जी एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है। क्यों? क्योंकि सर देखिए इधर, यहां पे देखिए, यहां पे भी आपकी जी एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है, यहां पे भी मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ठीक है, यहां पे भी मायोसिन बाइंडिंग साइट है। तो ये जो बाइंडिंग साइट बेटा, ये जो बाइंडिंग साइट है कौन सी बाइंडिंग साइट होगी? ये मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट होगी। यहां पे मायोसिन बाइंड करेगा एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये बात क्लियर हो गई। अब ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, अगर आप केयरफुली देखें तो आपको दिखेगा कि एक प्रोटीन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं बेटा ट्रोपोमायोसिन। उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन की जो फिलामेंट है वो क्या कर रहे हैं? इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क कर रहे हैं। मास्क का मतलब होता है बेटा छुपा रहे हैं, ठीक है ना। तो मास्क जैसे कि ना हम लोग देखते हैं बेटा, कोई जोकर है जो सर्कस में काम करता है वो क्या पहनता है? मास्क पहनता है। तो वो क्या कर रहा है? अपना चेहरा छुपा रहा है विद द मास्क। तो वैसे ही इधर हो रहा है बेटा कि ये जो जी एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको मास्क कौन कर रहा है? उसको मास्क कर रहा है ट्रोपोमायोसिन। और मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे यही ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से रिमूव होगा और मायोसिन बाइंडिंग साइट को एक्सपोज कर देगा फॉर द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन। क्योंकि मायोसिन बाइंडिंग साइट पे क्या जुड़ेगा बेटा? मायोसिन जुड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको जिस तरह से बोल रहा हूं कि ये जो डायग्रामेटिकली भी आप देख रहे हो कि सर ये देखिए ये किस तरह से ये जितनी भी साइट है उसको कैसे मास्क करते हुए ये ट्रोपोमायोसिन आगे बढ़ रहा है। ये ट्रोपोमायोसिन का पार्ट हो गया बेटा पूरा का पूरा, ये ट्रोपोमायोसिन हो गया। दिस वन इज द ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो ये पूरा पूरा क्या हो गया? ट्रोपोमायोसिन हो गया। और ट्रोपोमायोसिन जितनी भी जी एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको मास्क कर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। तो पहला प्रोटीन जो हो गया बेटा वो एफ एक्टिन हो गया, जिससे क्या बना हुआ है? एक्टिन बना हुआ है। दो एफ एक्टिन हो गए। दो एफ एक्टिन है तो हर एफ एक्टिन जी एक्टिन से बना हुआ है और हर जी एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है। तो दो एफ एक्टिन है तो कितने ट्रोपोमायोसिन हो गए? दो ट्रोपोमायोसिन हो गया। तो पहला प्रोटीन हो गया एफ एक्टिन, दूसरा प्रोटीन हो गया ट्रोपोमायोसिन। ये दोनों कितने हैं नंबर में? एफ एक्टिन भी 2 इन नंबर और ट्रोपोमायोसिन भी 2 इन नंबर। ये बात क्लियर है बेटा, ठीक है। इसके बाद में थर्ड प्रोटीन मैं आपको बताने जा रहा हूं जो एक्टिन फिलामेंट जिससे बना हुआ होता है। थर्ड प्रोटीन इज द ट्रोपोनिन, ठीक है। देखेंगे बेटा केयरफुली, यहां पे आप देख पा रहे हैं बेटा ये रहा ट्रोपोनिन वाला पार्ट, दिस वन इज द ट्रोपोनिन। ये जो आपको जो सर्कल दिख रहे हैं, 3 सर्कल जो दिख रहे हैं, दिस वन इज द ट्रोपोनिन। सिमिलरली यहां पे भी आपको ट्रोपोनिन दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन कोई फिलामेंट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का मतलब ये एक से ज्यादा प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। और ये क्या होता है? ये भी रेगुलर इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। कहां पे? एफ एक्टिन के ऊपर, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है? ये भी जो है अगर आप केयरफुली देखेंगे तो ये जो साइट है, कौन सी साइट? मायोसिन बाइंडिंग साइट, उसको एक्सपोज कर रहा है। और दूसरा काम इसका क्या है? ये एक साइड से ट्रोपोमायोसिन पे जुड़ा हुआ है और एक साइड से वो एफ एक्टिन पे जुड़ा हुआ है। तो एक इंटर ब्रिज का काम कर रहा है किसके बीच में? ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन के बीच में, ठीक है। तो मैं वापस से रिपीट करता हूं कि मैंने क्या बोला कि जो थर्ड प्रोटीन है, थर्ड प्रोटीन इज द ट्रोपोनिन। और जो ट्रोपोनिन होता है बेटा, ट्रोपोनिन के ऊपर 3 प्रोटीन से मिलके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। आप देख पा रहे होंगे सर्कल कितने हैं बेटा? 1 2 3 सर्कल्स हैं अंदर, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूं बेटा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। देखिए ट्रोपोनिन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? वो ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर इस तरह से 1 2 3 इस तरह से वो 3 प्रोटीन से बना हुआ है। ये आपको दिख रहा है 1 2 3, ये एक ट्रोपोनिन है। ऐसे बहुत सारे ट्रोपोनिन आपको इस एफ एक्टिन के ऊपर दिखेंगे। और ये जो ट्रोपोनिन है बेटा, जिसमें ट्रोपोनिन में 3 तरीके की बाइंडिंग साइट होती है, वो हम लोग अब लेबल कर रहे हैं। एक होती है बेटा इसके ऊपर टीपीटी। टीपीटी मतलब कि ये जो टीपीटी का मतलब हो गया ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट है, ठीक है। यहाँ पे एक साइट और होती है जिसको बोलते हैं हम लोग टीपीआई, और एक होती है बेटा टीपीसी। तो टीपीआई का मतलब हो गया बेटा इनहिबिटरी साइट ऑन ट्रोपोनिन। ये जो टीपीआई है ये क्या करता है? इनहिबिशन करता है। इनहिबिशन का मतलब होता है रोकता है। किसको रोकता है? कि मायोसिन जो है एक्टिन के ऊपर जुड़ ना पाए। कब ना जुड़ पाए? जब मसल रिलैक्स रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब तो ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट जाएगा और ये जितनी भी जो साइट है वो क्या हो जाएगी? अनमास्क हो जाएगी। और ये जो टीपीसी साइट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे क्या होता है बेटा? कैल्शियम आके जुड़ता है, यहां पे कैल्शियम आयन आके जुड़ते हैं।
अब मैंने आपको बताया था बेटा जो कैल्शियम आयंस होते हैं, कैल्शियम आयन का स्टोरेज जो होता है, सोर्स होता है, वो क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होंगे और वो कैल्शियम आयन यहाँ पे आके बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है, जिसके ऊपर 3 साइट है, टीपी आई साइट है। टीपी का मतलब है बेटा ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट, ठीक है, ऑन पर्टिकुलरली इनिबिशन साइट ऑन ट्रोपोनिन, ये इनिबिशन के लिए काम आती है। ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन ट्रोपोनिन, टी का मतलब क्या हो गया, ट्रोपोमायोसिन हो गया, टीपी का मतलब क्या हो गया, ऑन ट्रोपोनिन। कैल्शियम बाइंडिंग साइट ऑन ट्रोपोनिन, इसके ऊपर कैल्शियम बाइंड करेगा। ये वाली साइट किसके ऊपर बाइंड करेगी, ट्रोपोमायोसिन पे। ये वाली साइट किसके ऊपर बाइंड करेगी, जो एफ एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको मास्क करके रखेगी। और ये जो टीपीसी साइट है इसके ऊपर क्या बाइंड करेगा बेटा, कैल्शियम बाइंड करेगा। क्या ये बात क्लियर है बेटा आपको? ठीक है, अब हम लोग ये पूरा मैंने आपको एक्टिन फिलामेंट बता दिया। जो थिन फिलामेंट हम लोगों ने सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर में देखा था, वो थिन फिलामेंट का मैंने आपको एक डिटेल डायग्राम बता दिया, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंटली क्या क्या बताया बेटा, कि जी एक्टिन के पॉलीमर से, वापिस से रिपीट करते हैं बेटा, जी एक्टिन के पॉलीमर से 2 एफ एक्टिन बनते हैं, 2 फिलामेंट्स बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ एक्टिन। हर जी एक्टिन के ऊपर मैंने बोला कि यहाँ पे मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है, यहाँ पे बाइंडिंग साइट होगी किसके लिए, मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो ये जितनी भी साइट्स है ये क्या होगी बेटा, मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट होगी, MBS बोल सकते हैं इसको, मायोसिन बाइंडिंग साइट। इसके ऊपर क्या बाइंड करेगा बेटा, मायोसिन बाइंड करेगा। 2 एफ एक्टिन बन गए। 2 एफ एक्टिन के पैरेलल में क्या चलते हैं बेटा, 2 फिलामेंट चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहे हैं, डायग्राम में दिख रहा है हमको कि हर जी एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको क्या करके रख रहा है, वो मास्क करके रख रहा है, उसको छुपा के रख रहा है। तो ये देख रहे हैं आप ट्रोपोमायोसिन। और रेगुलर इंटरवल पे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रोपोनिन बोलते हैं। और ट्रोपोनिन क्या होता है, ट्रोपोनिन की जो टीपीआई साइट है, मतलब इनिबिशन साइट है ट्रोपोनिन के ऊपर, ये टीपीआई साइट क्या कर रही है बेटा, जगह जगह पे, ऐसा नहीं है हर जगह पे, जगह जगह पे जहां मौका मिल रहा है इसको ये इनिबिशन कर रही है। इनिबिशन का मतलब उस साइट को, मायोसिन बाइंड साइट को, उसके ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग को रोक रही है, इनिबिशन कर रही है उसको, ठीक है। टीपीआई, टीपीटी साइट जो है, टीपीटी साइट अपना ट्रोपोमायोसिन पे जुड़ी हुई है, और टीपीसी साइट के ऊपर कैल्शियम आके जुड़ेगा जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसलिए बोला जाता है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन which ion plays very important role during muscle contraction, तो which is the calcium। क्योंकि बेटा जब तक कैल्शियम नहीं आएगा वो ट्रोपोनिन के ऊपर टीपीसी साइट पे नहीं बाइंड करेगा, और जब तक वो यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह पे नहीं, अपनी जगह से नहीं हटेंगे। क्यों? देखिए मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो समझिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बेटा ये आपका एफ एक्टिन हो गया। एफ एक्टिन जो बना है बहुत सारे जी एक्टिन से बना है, हर जी एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है। अभी क्या कर रखा है, ट्रोपोमायोसिन ने उस सारी साइट को ना हाइड करके रख रखा है, दिख रहा है ना बेटा, हाइड करके रख रखा है। तो अब मान लीजिए कि मायोसिन को अगर जुड़ना है, क्योंकि मायोसिन जब तक जुड़ेगा नहीं स्लाइडिंग नहीं हो पाएगी और मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। जब अगर मायोसिन को इधर जुड़ना है तो इस ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह से हटना पड़ेगा, पर ट्रोपोमायोसिन तो अभी इधर से जुड़ा हुआ है। अब इसके क्या है, सामने ट्रोपोनिन है बेटा, ट्रोपोनिन की एक टीपीटी साइट ट्रोपोमायोसिन पे जुड़ी हुई है, एक टीपीआई साइट कहां जुड़ी हुई है, एफ एक्टिन पे जुड़ी हुई है, और सामने क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट है ट्रोपोनिन की। अब जैसे ही कैल्शियम आके टीपीसी साइट के ऊपर बाइंड करेगा तो इसमें क्या होता है बेटा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है बेटा कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। इसका मतलब ये होता है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट जाते हैं। जब वो अपनी जगह से हट जाते हैं तो बेटा यहाँ पे जो भी बाइंडिंग साइट थी वो एक्सपोज हो जाएगी। जैसे कि पहले वो हाइड थी, अब वो एक्सपोज हो गई। जब वापस मसल रिलैक्स होगी वो वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। तो जब जब कैल्शियम अवेलेबल रहेगा तो ये क्या होगी, ये एक्सपोज हो जाएगी, और जब कैल्शियम अवेलेबल नहीं रहेगा तो वापस से इसको मास्क कर देगा। तो दो टर्मिनोलॉजी आ रही है बेटा, एक मास्किंग और एक अनमास्किंग। मास्किंग हो रही है ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन की मदद से, और अनमास्किंग किसकी मदद से हो रही है, कैल्शियम की अवेलेबिलिटी में ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह पे हट जाता है। तो मास्किंग और अनमास्किंग, मास्क मतलब कि मास्क लगाना मतलब चेहरा छुपाना, वैसी मायोसिन बाइंडिंग साइट को जो छुपा रहा है वो कौन छुपा रहा है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। और अनमास्किंग मतलब चेहरा दिखाना, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से जब हट रहे उनके प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, जब कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो रहा है, जब कैल्शियम अवेलेबल है। क्या ये बात क्लियर है बेटा आपको? आई होप ये बात क्लियर होगी आपको, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है जो समझने वाला था इधर।
अब एक बार हम लोग देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे क्या दे रखा है, संकुचनशील प्रोटीन की संरचना एक दूसरे प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के दो तंतु एफ एक्टिन के निकट दूरी पूरी लंबाई में जाते हैं। ठीक है, तो पूरी लंबाई में जाते हैं। एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन अणु ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतरालों पर पाई जाती है। ठीक है, ये वाली लाइन क्लियर है बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज रीड कर रहा हूं मैं। विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन की एक उप इकाई, बेटा ये जो एक उप इकाई है तो मैंने कौन सी बताई आपको, टीपीआई। तो टीपीआई क्या करती है, टीपीआई एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बंद बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढककर रखती है। सक्रिय स्थानों को मतलब कि जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है, दिस आर द एक्टिव बाइंडिंग साइट। यहां पे मायोसिन आके जुड़ेगा, इसको क्या करके रखती है, छुपा के रखती है, उसको हाइड करके रखती है, उसको मास्क करके रखती है। तो ये दोनों लाइनें आपको क्लियर होगी बेटा, बिल्कुल ये क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाता है बेटा दूसरा प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन मायोसिन। अभी तक आपने एक्टिन के बारे में समझा कि एक्टिन जो होता है दो एफ एक्टिन से बना हुआ होता है, दो ट्रोपोमायोसिन से बना होता है और रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोनिन होते हैं। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन क्या करते हैं बेटा, मास्क करके रखते हैं एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के लिए एक्टिन फिलामेंट पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको मास्क करके रखते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा दूसरा प्रोटीन, तो संकुचन प्रोटीन की संरचना में मायोसिन प्रोटीन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि एक्टिन बेटा एक पॉलीमर है, जी एक्टिन का मतलब बहुत सारे जी एक्टिन मिलके क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं एफ एक्टिन। वैसे ही बेटा जो ये मीरोमायोसिन है, और सॉरी जो मायोसिन है वो पॉलीमर है किसका, मीरोमायोसिन का। तो ये जो आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा ये किसका है, ये मीरोमायोसिन का है। तो दिस वन इज द मीरोमायोसिन। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। अब ये मीरोमायोसिन के स्ट्रक्चर में देखिए बेटा मैं क्या क्या बताने जा रहा हूं आपको, कि ये एक मोनोमर यूनिट है, मतलब एक सिंगल यूनिट है। जैसे जी एक्टिन एक सिंगल था ना बेटा, बहुत सारे जी एक्टिन मिलके एफ एक्टिन बना रहे थे, वैसे ये एक सिंगल है और बहुत सारे ये मिलके क्या बना देंगे बेटा, मायोसिन फिलामेंट बना देंगे। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं बेटा एक आपको ये टेल वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, इसको हम लोग लेबल करते हैं। देखिए बेटा ये जो टेल वाला पार्ट है दिस वन, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन, LMM। क्या बोल रहे हैं इसको, लाइट मीरोमायोसिन। ये इसका जो बेटा वेट होता है, जब इसको आप ना इसका वजन करते हो तो आपको इसका वजन, इस प्रोटीन चेन का वजन आपको कम मेजर होता है, तो इसको बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन। क्या बोल देंगे इसको बेटा, लाइट मीरोमायोसिन। क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किसका है, मीरोमायोसिन का है, तो उसका ये पार्ट जो हो गया वो लाइट मीरोमायोसिन हो गया, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया LMM। ठीक है, तो लाइट मीरोमायोसिन। तो दो टेल हो गई, इसी को हम लोग टेल वाला पार्ट भी बोलते हैं। दिस वन इज द टेल और दिस वन इज द हेड। अब काम की बात जो है बेटा वो इस हेड वाले पार्ट में क्या काम की बात है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक्टिन बाइंडिंग साइट, क्योंकि दो टेल है तो दो हेड होंगे और हर हेड के ऊपर क्या है बेटा, एक्टिन बाइंडिंग साइट। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर आपने अभी हमको बताया था मायोसिन बाइंडिंग साइट कहां पे, एक्टिन के ऊपर। तो एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट और मायोसिन के ऊपर कौन सी बाइंडिंग साइट बेटा, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो इसका मतलब सर यही जो साइट है वो कहां पे इंटरेक्ट करेगी, वो मायोसिन बाइंडिंग साइट पे इंटरेक्ट करेगी। कब इंटरेक्ट करेगी, जब सर ये जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट जाएंगे। कब हटेंगे, जब कैल्शियम अवेलेबल रहेगा। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना बेटा, कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहां पे बेटा ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, दोनों हेड के ऊपर एक एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है, तो ये क्या है बेटा, ये हेड वाला पार्ट है। ठीक है, ये भी गोलाकार होता है तो इसको हम लोग ग्लोबुलर हेड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर हेड भी बोलते हैं हम लोग, गोलाकार है ये इसलिए। ठीक है, यहां पे बेटा एक और इंपॉर्टेंट साइट है जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। बेटा कोई भी चीज हमारे बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेस हो रहा है वो एटीपी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या एटीपी के बिना पॉसिबल है, नहीं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एटीपी चाहिए होती है बेटा, वो एटीपी कहां पे बाइंड करती है, ये सर यहां पे बाइंड करती है। ये जो साइट है
दिस वन इज द एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये जो साइट है दिस वन इज द एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये वाली कौन सी होगी, इधर एटीपी आके बाइंड करेगा तो ये एटीपी बाइंडिंग साइट होगी, है ना। और एक्टिन बाइंडिंग साइट कौन सी होगी, ये वाली जो है एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी। यहां ये जो है एक्टिन के ऊपर बाइंड करेगी। ग्लोबुलर हेड में समझ आ गया बेटा, दो बाइंडिंग साइट होती है। अब बेटा सिर्फ एक्टिन बाइंडिंग साइट से काम नहीं चलेगा, हमको सॉरी एटीपी बाइंडिंग साइट से काम नहीं चलेगा। एटीपी को तोड़ने के लिए एक एटीपीएस एंजाइम की जरूरत होती है। किसकी एंजाइम की जरूरत होती है बेटा, एटीपीएस एंजाइम की। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये हो गया एटीपीएस। मेरे को एटीपीएस एंजाइम की जरूरत होती है, तो यहां पे एटीपीएस एंजाइम की तरह कौन एक्ट करेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो वो ढंग से देखिएगा बेटा। जो एटीपीएस एंजाइम की तरह जो एक्ट करेगा, ये जो पूरा पूरा जो हेड है ये एटीपीएस एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ये जो पूरा पूरा जो हेड है ना बेटा, ये एटीपीएस एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। देखिए, एक्टिन बाइंडिंग साइट को छोड़ दीजिए, एटीपी बाइंडिंग साइट को छोड़ दीजिए। अब ये जो मैं पूरा रिमेनिंग पार्ट बता रहा हूं, ये क्या है, एटीपीएस एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है, एटीपीएस की तरह एक्ट कर रहा है। और एटीपीएस का क्या काम है बेटा, एटीपी को तोड़ना। एटीपी टूटेगा, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट टूटेगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगी और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी जो होगी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम आएगी। सिमिलरली बेटा इस हेड में भी ये जो ब्लू कलर का आप जो देख रहे हो, ये क्या है बेटा, एटीपीएस एंजाइम है। तो इसका मतलब ग्लोबुलर हेड में तीन चीजें हो गई मेन, दो तो बाइंडिंग साइट हो गई, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक एटीपी बाइंडिंग साइट है, और रिमेनिंग पार्ट जो है बेटा वो एटीपीएस एंजाइम की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और अब इस एटीपीएस की भी एक खास बात है बेटा कि ये जो एटीपीएस है, दिस विल एक्टिवेट ओनली और वर्क ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। This ATPase will work only in the presence of calcium and magnesium। देखिए, कोई ना कोई एंजाइम को बेटा कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं, वो कोफैक्टर्स आयंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये जो कोफैक्टर है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम अवेलेबल रहेगा तो ये एटीपीएस अपना काम कर पाएगा। क्या काम कर पाएगा कि जो इस एटीपी बाइंडिंग साइट पे जो एटीपी बाइंड है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज होगा और वो एनर्जी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम आएगी। ठीक है, अब आ जाइए बेटा, जो रिमेनिंग लेबलिंग है यहां पे इसको दे रखा है बेटा क्रॉस आर्म। तो ये जो पूरा पूरा जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस आर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म भी बोलते हैं। अब इस जो क्रॉस आर्म में बेटा इसके भी दो पार्ट है। ये जो ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये जो हेड वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये मान लीजिए यहां तक का जो पार्ट दिख रहा है क्रॉस आर्म में, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ग्लोबुलर हेड। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, ग्लोबुलर हेड बोल रहे हैं। और इसके जो रिमेनिंग वाला पार्ट जो मैं बना रहा हूं, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, दिस वन इज द शॉर्ट आर्म। ठीक है, अब ये जो ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म है, ये ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म है, जब आप दोनों को मिला के जब बोलोगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा हैवी मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं, हैवी मीरोमायोसिन। ये वाला पार्ट हो गया बेटा लाइट मीरोमायोसिन, ये वाला पार्ट हो गया हैवी मीरोमायोसिन। सो हर मीरोमायोसिन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें एक टेल वाला पार्ट होता है जिसको लाइट मीरोमायोसिन बोलते हैं क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कम होता है, और एक पूरा पूरा हेड वाला पार्ट होता है जिसमें शॉर्ट आर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। इसी हैवी मीरोमायोसिन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं बेटा क्रॉस आर्म। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रॉस आर्म भी बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ आ गई बेटा, ये मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर समझ आ गया। एक बार वापस रिपीट करते हैं, मीरोमायोसिन का जो स्ट्रक्चर है बेटा, मीरोमायोसिन के स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मीरोमायोसिन एक मोनोमर यूनिट है। ये मीरोमायोसिन पॉलीमराइज होकर एक मायोसिन का थिक फिलामेंट बनाते हैं। ठीक है, मीरोमायोसिन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, लाइट मीरोमायोसिन जो टेल वाला पार्ट है, और एक होता है हैवी मीरोमायोसिन जिसको क्रॉस आर्म भी बोलते हैं हम लोग। हैवी मीरोमायोसिन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक है ग्लोबुलर हेड और एक है शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म की मदद से ये ग्लोबुलर हेड अपने टेल वाले पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। ग्लोबुलर हेड पे दो बाइंडिंग साइट होती है, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है और एक एटीपी बाइंडिंग साइट होती है।
ईच ग्लोबुलर हेड, मतलब कि हर ग्लोबुलर हेड के ऊपर एक एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और एक क्या होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। एक्टिन बाइंडिंग साइट एक्टिन पे जाके बाइंड करेगी और एटीपी बाइंडिंग साइट पे एटीपी आके बाइंड करेगा। ठीक है, इसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है जो ग्लोबुलर हेड का है वो एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है जिसको एटीपीएस एंजाइम बोलते हैं। एटीपीएस मतलब कि एक ऐसा एंजाइम है जो एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी क्या होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम आएगी। इसको आगे हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा एक मीरोमायोसिन है। ऐसे बहुत सारे मीरोमायोसिन मिलकर अभी मायोसिन के थिक फिलामेंट बनाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे बेटा, प्रत्येक मायोसिन मोटे तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन है। ठीक है, ये भी क्या है बेटा, एक पॉलीमराइज प्रोटीन है। कई एकल की प्रोटीन जिससे मीरोमायोसिन कहते हैं एक मोटा तंतु बनाती है। प्रत्येक मतलब कि बहुत सारी, है ना। तो प्रत्येक मीरोमायोसिन एक के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर। छोटी भुजा बेटा क्या हो गया, शॉर्ट आर्म हो गया, और गोलाकार सिर का मतलब हो गया ग्लोबुलर हेड। तो मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूं। तथा एक पूंछ, पूंछ का मतलब बेटा हो गया आपका लाइट मीरोमायोसिन। सिर को भारी मीरोमायोसिन, हैवी मीरोमायोसिन, और पूंछ को हल्का मीरोमायोसिन, एलएमएम कहते हैं। हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन, हल्का मीरोमायोसिन और भारी मीरोमायोसिन। ठीक है, गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपीएस एंजाइम है। देखिए एटीपीएस एंजाइम है, ये मैं आपको बोला था एटीपीएस एंजाइम है। इसके बाद में जिसमें एटीपी के बंधन स्थान तथा एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान होते हैं। किसके अंदर बेटा, गोलाकार सिर के अंदर। तो गोलाकार सिर के अंदर एक्टिन के लिए आपका बाइंडिंग साइट होता है और एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट होता है। ये बात हमको क्लियर हो गई। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन भी हम लोगों ने देख ली। देखिए बेटा, अब ये डायग्राम जो है आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। ये डायग्राम हम लोग अभी एक बार इसको देखते हैं, है ना। तो ये वाला जो डायग्राम है, इस वाले डायग्राम में आप देखिए कि आपको एक्टिन और मायोसिन आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। बताइए बेटा, क्या आप एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है ना। तो यस सर, हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इजीली। कैसे कि सर ये तो आपकी जो ये आपको जो चेन दिख रही है, दो फिलामेंट की चेन दिख रही है, ये तो क्या हो गया सर, ये तो एक्टिन फिलामेंट हो गया। वापिस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ कितने एफ एक्टिन से मिलकर बनता है बेटा, दो एफ एक्टिन। तो सर दो एफ एक्टिन लिख दीजिए। कितने ट्रोपोमायोसिन से मिलके बनता है बेटा, बता दीजिए बेटा। दो ट्रोपोमायोसिन से मिलके बनता है। ठीक है, कितने ट्रोपोनिन से मिलके बनता है? तो सर ट्रोपोनिन की तो गिनती नहीं है, बहुत सारे ट्रोपोनिन से मिलके बनता है। देखिए सर इधर भी तो बहुत सारे हैं, ये सारे ट्रोपोनिन ही तो हैं सर, ये सारे ट्रोपोनिन ही तो है। तो कितने, मैनी ट्रोपोनिन, मैनी ट्रोपोनिन। ठीक है, और ट्रोपोनिन क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हो गया, है ना। तो ये तो एक्टिन फिलामेंट का हो गया। अगर आप ढंग से देखें बेटा, ये सार्कोमियर ही तो है एक तरह से। क्यों? क्योंकि सर अगर ये एक्टिन फिलामेंट है और ये थिक फिलामेंट है मायोसिन फिलामेंट, और मायोसिन फिलामेंट के ये आपको क्या दिख रहे हैं बेटा, ये जो आपको दिख रहे हैं ये हेड दिख रहे हैं, और ये हेड जो है यहाँ पे एक्टिन के ऊपर आके जुड़ेंगे। कब जुड़ेंगे, वही कहानी बेटा। ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन अपनी जगह से हटेगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगी, इस हेड के ऊपर है एक्टिन बाइंडिंग साइट, जी एक्टिन के ऊपर है मायोसिन बाइंडिंग साइट, जुड़ जाएंगे आके। और जब जुड़ेंगे तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो कैसे होगा हम आगे देखेंगे। ये वाला हो गया बेटा आपका मायोसिन मॉलिक्यूल। और ये मायोसिन मॉलिक्यूल जो बना हुआ होता है वो बहुत सारे मीरोमायोसिन से मिलकर बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है बेटा, बहुत सारे मीरोमायोसिन से। तो ये जो है इट इज मेड अप ऑफ मैनी मीरोमायोसिन। मैनी मीरोमायोसिन, और इस बहुत सारे मीरोमायोसिन के आप हेड देख पा रहे हैं, और टेल वाला जो पार्ट है, टेल वाला पार्ट इधर बीच में। तो रेगुलर इंटरवल पे आपको ये हेड दिख रहे हैं। ठीक है, और ये क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। ये क्रॉस ब्रिज अभी हम लोग समझेंगे।
तो अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, ये आपको समझ आ ही गया है कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन और ये आपका पूरा पूरा एक्टिन मॉलिक्यूल हो गया और ये पूरा पूरा आपका मायोसिन मॉलिक्यूल हो गया और मायोसिन फिलामेंट हो गया। ठीक है, एक बार थ्योरी में देख लेते क्या दे रखा है कि मीरोमायोसिन अवयव अर्थात सिर एवं छोटी भुजा पर नियत दूरी तथा आपस में एक नियत कोण पर ए तंतु पर बाहर की तरफ उभरे होते हैं। ठीक है, जिसे क्रॉस भुजा और क्रॉस आर्म कहते हैं, है ना। तो क्रॉस आर्म का भी अभी अपन ने मतलब देखा ना बेटा, ये पूरा पूरा क्रॉस आर्म है, तो ये आपका रेगुलर इंटरवल पे आपको क्रॉस आर्म दिख रही है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब हम लोग को जो है ना डिस्कस करना है बेटा वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी डिस्कस करना है और नेक्स्ट 30 मिनट्स में मैं आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूं बेटा। और यहां से आपको मैं जो पेपर दूंगा उसमें भी क्वेश्चन मिलेगा और एग्जाम में नीट में भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा, है ना। प्रीवियस से भी मिलेगा, ऐसा नहीं प्रीवियस से नहीं मिलेगा, बट ये जो है ये तो इससे कंपल्सरी क्वेश्चन मिलता है। और ये जो पूरे चैप्टर की जान ही है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट कैसे होता है और लोकोमोशन कैसे होता है। तो वो तो बेटा मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। तो अभी तक हम लोग जो समझ रहे थे, हम लोग ये समझ रहे थे कि कितने तरह की मसल्स होती है हमारे अंदर। तो हम लोगों ने सीखा कि स्केलेटल होती है, स्मूथ होती है, कार्डिक होती है। फिर हम लोगों ने सीखा कि स्केलेटल मसल पूरा जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो वो अंदर उसके जो मसल फाइबर है, उस मसल फाइबर के अंदर जो मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट है उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्टडी करा। फिर हम लोगों ने एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को स्टडी करा जिसको हम लोगों ने सार्कोमेयर बोला बेटा। और फिर वो सार्कोमेयर में हम लोगों ने जब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को डिफाइन किया तो उस फिलामेंट का आज हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर की एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है और मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब जाके हम लोग तैयार हैं ये समझने के लिए कि मसल एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है, क्योंकि अब आपको सब चीजें पता है कि एक्टिन फिलामेंट किससे बना हुआ होता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट कहां प्रेजेंट होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट कहां प्रेजेंट होती है। नाउ यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। चले बेटा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक बेटा कोई भी चीज आपको छोटा सा भी डाउट लगता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो निश्चित होकर डाउट पोर्टल पे डालिए डाउट, है ना। मैं उसके जवाब दूंगा ना, मेरी जिम्मेदारी है उसकी। आपको टॉपिक पूरे अच्छे से समझा दूंगा और यहां से जो एक क्वेश्चन आता है बेटा वो एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बना के रहूंगा मैं, ये तो मैंने ठान ली है। अगर मेरे को ये टॉपिक मिला तो एक क्वेश्चन की जिम्मेदारी तो ये मेरी है, चाहे आप 2021 में एग्जाम दे रहे हैं या 2022 में एग्जाम दे रहे हैं या 2023 में एग्जाम दे रहे हैं। जब तक आप ये टॉपिक पढ़ते रहेंगे और एग्जाम नहीं देंगे और कोई भी प्रॉब्लम आएगा, मैं इसके लिए तैयार हूं। ठीक है, तो उसके लिए निश्चित हो जाइए। यहां पे हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पेशी संकुचन की क्रियाविधि। क्रियाविधि देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि मैकेनिज्म क्या होती है और इसको हम लोग बेटा सी तंतु सिद्धांत भी बोलते हैं और इंग्लिश में बेटा इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी बोलते हैं, है ना। तो दोनों टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता दी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, वापस से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग खुद जवाब देना बेटा। मैं 2 स्टेटमेंट बोल रहा हूं बेटा, आपको उसमें से एक स्टेटमेंट का बताना है कि वो सही है कि नहीं है। मैं स्टेटमेंट पहला बोल रहा हूं कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, एक स्टेटमेंट में ये लिख रहा हूं और एक और स्टेटमेंट मैं आपके लिए लिखने जा रहा हूं बेटा, देखना। एक स्टेटमेंट ये लिख रहा हूं मैं कि मायोसिन फिलामेंट स्लाइड ओवर एक्टिन फिलामेंट। मतलब आपको यह बताना है बेटा, अभी तक मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं। कल भी मैंने आपको जब सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर बताया था, मैंने आपको वहां पे क्लियरली बताया था कि कौन सा फिलामेंट किसके ऊपर स्लाइड करता है। तो इसमें से आपको बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड। वैसे 4 ऑप्शन होते हैं नीट के अंदर, 2 ही ऑप्शन आपके लिए। आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट बेटा इसमें सही है। बताइए बेटा, सोचिए और इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट देना है बेटा। फर्स्ट या सेकंड, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है या मायोसिन फिलामेंट एक्टिन के ऊपर स्लाइड करता है? फटाफट से बेटा, जल्दी से। ठीक है, मेरे को लगता नहीं आप लोगों ने ज्यादा टाइम लिया होगा और मैक्सिमम बच्चे जो बोल रहे हैं कि सर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है आपका कि एक्टिन फिलामेंट जो है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है, मायोसिन फिलामेंट एक्टिन के ऊपर नहीं करता।
मायोसिन फिलामेंट अपनी जगह पे एज इट इज रहता है, एक्टिन उसके ऊपर स्लाइड करते हुए आगे बढ़ता है और एक्टिन के दोनों साइड पे जेड लाइन जुड़ी हुई है और जेड लाइन भी उसके साथ साथ जाती है और सार्कोमेर का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। कल यही तो डिस्कस कर रहे थे बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे सार्कोमेर का साइज छोटा हो जाता है, आई बैंड रिड्यूस हो जाता है, ए बैंड रिमेन सेम, एच जोन डिसअपियर हो जाता है और साइज ऑफ सार्कोमेर विल रिड्यूस। एक क्वेश्चन मैं और वापस से आपको रिकॉल करवाता हूं बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट की लेंथ चेंज होती है? अगर मान लीजिए कि एक्टिन फिलामेंट ये इतने साइज का है तो एक्टिन फिलामेंट जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या वो छोटा हो जाएगा या इतना ही साइज का रहेगा? यस, तो वो अपनी साइज मेंटेन करता है। मायोसिन फिलामेंट भी अपनी लेंथ मेंटेन करेगा, एक्टिन फिलामेंट भी अपनी लेंथ मेंटेन करेगा। तो सर होता क्या है? होता यह है बेटा कि एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है, तो ये स्लाइडिंग में लेंथ तो ना चेंज हो रही है, ये स्लाइड कर रहा है। अगर मान लीजिए बीच में ये एम लाइन है, ये एम लाइन है और ये एक्टिन फिलामेंट जेड लाइन से जुड़ा हुआ है, तो देखिए कैसे ये इधर एम लाइन की तरफ अप्रोच कर गया। ये जब एम लाइन की तरफ अप्रोच कर गया तो जेड लाइन भी जो पीछे है, जेड लाइन भी इससे जुड़ी हुई, ये भी आ गई। साइज ऑफ सार्कोमेर छोटा हो गया, बीच में जो एच जोन था वो एच जोन भी छोटा हो गया और ए बैंड जो है जो मायोसिन फिलामेंट बना रहा था, ए बैंड तो अपनी जगह पे मेंटेन है, ठीक है। और आई बैंड क्योंकि वो एक्टिन फिलामेंट बना हुआ था एक्सक्लूसिवली, अब क्योंकि वो स्लाइडिंग हो गई है, ओवरलैपिंग बढ़ गई है, तो यहाँ पे बेटा आई बैंड जो है वो भी छोटा हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। जितना मैक्सिमम तरीके से मैं समझा सकता था आपको मैंने समझाया, फिर भी कोई डाउट है तो हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे बेटा एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट, ये जो स्टेटमेंट है दिस वन इज रॉन्ग, ये वाला जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आ जाइए बेटा बहुत ही अच्छे डायग्राम पे, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू सिखा दूंगा आपको, ठीक है। देखिए हम लोगों ने ये सीखा था बेटा, जो स्केलेटल मसल्स होती है वो क्या होती है बेटा, वॉलंटरी होती है, ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है, ऐच्छिक होती है, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर बात है। अब जो वो ऐच्छिक होती है बेटा, तो वहां पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो न्यूरॉन आता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा मोटर न्यूरॉन। ये देखिए सबसे पहला पॉइंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो बेटा ये जो न्यूरॉन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। तो ये मोटर न्यूरॉन बेटा इंपल्स लेके आया, सिग्नल लेके आया। ये जो इंपल्स सिग्नल है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एक्शन पोटेंशियल, ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही है तो ये नर्वस सिस्टम में आप और अच्छे से समझेंगे। जितना इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, उसकी गारंटी है, ठीक है। तो देखते जाइए मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, ये जो न्यूरॉन है ये न्यूरॉन का टर्मिनल एंड है, ये इंपल्स आ रही है, ये देखिए ये इंपल्स आ रही है, ये इंपल्स है, ठीक है। ये जो एरो बने हुए बेटा ये इंपल्स के एरो है, ये सिग्नल आ रहा है कहां से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। क्योंकि मान लीजिए मेरे को इस बाइसेप्स मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवानी तो ब्रेन से सिग्नल आएगा ना बेटा, न्यूरॉन के थ्रू, वो न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आया यहाँ पे और ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, तो इसका मतलब मसल और न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन है, वो कनेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा जैसे ही सिग्नल आया तो यहाँ पे बेटा कुछ सिनेप्टिक वेसिकल्स होती है, ठीक है। ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होती है इसके अंदर बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, वो स्टोर रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। ये देखिए ACH जो लिखा हुआ है ना, ACH का मतलब क्या होता है बेटा, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो क्या हुआ, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब ये हो गया क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज द सार्कोलेमा, ये मसल फाइबर की मेम्ब्रेन हो गई, ये देखिए ये मसल फाइबर की मेम्ब्रेन हो गई। ये आप जो देख रहे हैं सार्कोप्लाज्म देख रहे हैं, और सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट में आपको एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो सिंपल डायग्राम है आपका। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, न्यूरॉन और मसल के बीच के बनने वाला जंक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सिनेप्टिक वेसिकल से एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए और यहाँ पे बेटा क्या होता है, सार्कोलेमा के ऊपर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर किसके लिए होंगे, एसिटाइल कोलिन के लिए। एसिटाइल कोलिन कहां से रिलीज हो रहा है, न्यूरॉन से, मोटर न्यूरॉन से। कब रिलीज हो रहा है, जब इंपल्स आ रही है, जब इंपल्स नहीं आएगी तो नहीं रिलीज होगा, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के ऊपर ये आप देख पा रहे हैं कि ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के ऊपर एसिटाइल कोलिन बाइंड कर गया। अब क्या होगा,
एसिटाइल कोलिन बाइंड्स टू एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सार्कोलेमा। ये बिल्कुल सीक्वेंस में पॉइंट चल रहे हैं बेटा। अब जैसे ही ये इस रिसेप्टर के ऊपर एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है तो बेटा ये क्या होता है, इस मेम्ब्रेन के अंदर पोलरिटी रिवर्स हो जाती है। पोलरिटी रिवर्स का होने का मतलब यह है कि मेम्ब्रेन पहले क्या होती है, बाहर पॉजिटिव होती है, अंदर नेगेटिव होती है, और जैसे इसके ऊपर बाइंडिंग होती है तो यहाँ पे कुछ सोडियम गेटेड चैनल होते हैं। ठीक है, सोडियम गेटेड चैनल की वजह से क्या होता है कि सोडियम का इनफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं बेटा, इधर कुछ चैनल्स होते हैं, और उधर से क्या होता है, सोडियम आयंस अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले मेम्ब्रेन क्या थी, बाहर से पॉजिटिव थी और अंदर से नेगेटिव थी, क्योंकि बाहर पॉजिटिव आयन ज्यादा थे तो बाहर मेम्ब्रेन पॉजिटिव थी, और अंदर नेगेटिव थी क्योंकि नेगेटिव आयंस अंदर ज्यादा है और प्लस पॉजिटिव आयन कम है, तो इसलिए अंदर नेगेटिव है। तो जैसे ही इस रिसेप्टर के ऊपर एसिटाइल कोलिन बाइंड किया, जैसे ही वो बाइंड किया तो क्या हुआ बेटा कि यहां पे सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया। ठीक है, सोडियम के इन्फ्लक्स होने के कारण क्या हुआ बेटा कि ये पॉजिटिव आयन अंदर आने लग गए और मेम्ब्रेन क्या हो गई, धीरे धीरे पॉजिटिव होने लग गई। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा डीपोलराइजेशन। ये पॉजिटिव होने लग गई और बाहर नेगेटिव होने लग गई। इसके बगल में अभी भी मेम्ब्रेन क्या थी, इसके बगल में अभी भी मेम्ब्रेन क्या है, नेगेटिव है। तो ये क्या होता है, ये जो पॉजिटिव से जो नेगेटिव है, ये चक्कर समझिएगा बेटा, ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव है एक इंपल्स जनरेट हो जाती है। इस इंपल्स को हम लोग बोलते हैं बेटा एक्शन पोटेंशियल। तो ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है बेटा, ये नर्वस सिस्टम में आप बहुत अच्छे से समझेंगे। यहां के लिए आप सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि सर जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है, ये मेम्ब्रेन क्या होती है, मेम्ब्रेन में पोलरिटी जो होती है, जो चार्ज जो है, बाहर पहले पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, तो जैसे ही ये रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है सोडियम गेटेड चैनल खुल जाते हैं, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, मेम्ब्रेन अंदर अब पॉजिटिव हो गई, बाहर नेगेटिव हो गई। और क्योंकि करंट जो होता है बेटा, जो करंट होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं, तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में करंट मूव करता है। तो ये आपकी इंपल्स जनरेट हो गई, और ऐसे ये इंपल्स बेटा आगे फॉरवर्ड होगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें कैल्शियम स्टोर है। यही तो आपको सिखाया था बेटा कि स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या हुआ बेटा, फिफ्थ पॉइंट हो गया कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट ऑन सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के ऊपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब ये टी ट्यूब्यूल्स मतलब ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स के माध्यम से ये अंदर गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब इसने क्या करा कि एक्शन पोटेंशियल एंटर इनटू सार्कोप्लाज्म थ्रू टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल की मदद से वो अंदर चला गया। अब क्या हुआ कि एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसने कैल्शियम आयन का रिलीज करवाया। ये देखिए कैल्शियम आयन रिलीज हो गए। अब आगे की कहानी आप रिलेट कर पा रहे होंगे बेटा कि मैंने आपको बताया था ट्रोपोनिन के ऊपर कौन सी साइट, टीपीसी साइट, उस पर क्या बाइंड करेगा, कैल्शियम बाइंड करेगा। तो क्या होगा, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट जाएंगे, और वो जैसे ही हट जाएंगे तो एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगी। तो ये जो कैल्शियम है इसका रोल अब आएगा कि जैसे ही कैल्शियम आया, देखिए कैल्शियम आयंस कंबाइन विद ट्रोपोनिन एंड अनमास्क। बेटा अनमास्क का मतलब हो गया कि जो मास्किंग हुई हुई थी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को, उसको हटा दिया। किसको हटा दिया, एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन, की जो एक्टिव बाइंडिंग साइट थी किसके ऊपर, एक्टिन के ऊपर, किसके लिए, मायोसिन के लिए, उसको क्या कर दिया, अनमास्क कर दिया। ठीक है, इस चीज को मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। है एक बहुत बढ़िया डायग्राम मैंने बनाया आप लोगों के लिए, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कैल्शियम कैसे बाइंड होता है और कैसे अनमास्किंग होती है। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि कैल्शियम ने क्या करा, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह से हटा दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है बेटा, क्रॉस ब्रिज बनता है। देखिए ये जो है ये क्या है, मायोसिन के हेड है। मायोसिन के हेड जो हो गए वो कहां पे, मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट। कैल्शियम अवेलेबल है, वो एक्सपोज हो गई। देखिए एक्सपोज होगी तो सब दिख रही है। यहाँ पे आपको ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन उनको हाइड करते हुए नहीं दिखेगा, सब काली काली से दिख रही है आपको, गोल गोल से काली काली से आपको दिख रही है। ये इसके ऊपर बाइंड कर गया, और जैसे ही बेटा बाइंड करता है ना, इसके ऊपर ये पुलिंग करता है। पुलिंग का मतलब ये इस तरह से पुल करेगा, ये पुल करेगा। देखिए जब भी ये एरो बने हुए इधर, ये जो एरो बने हुए ना, ये इसी तरह से बने हुए, और यहाँ पे बेटा ये जेड लाइन से जुड़ा हुआ होता है।
ये जेड लाइन से जुड़ा हुआ होता है, तो जेड लाइन भी साथ के साथ पुल हो जाती है। और मायोसिन फिलामेंट तो अपनी जगह पे ही है, वो तो अपनी जगह पे ही है, इसको पुल कर रहा है वो। ये बात समझ आइए आपको। जब भी बोलते हैं कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं, ना कि मायोसिन फिलामेंट एक्टिन के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग और डिटेल में आगे देखेंगे। ये पॉइंट रह गया था शायद कि सोडियम आयन चैनल्स ओपन एंड द मेम्ब्रेन बिकम परमिएबल फॉर सोडियम आयन। ये देखिए, सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम विल मेम्ब्रेन बिकम परमिएबल, मतलब कि मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, सोडियम को अलाउ करने लग जाएगी आना अंदर। ठीक है, ये पूरा डायग्राम हो गया। इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी समझिए बेटा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसको कहते हैं। न्यूरॉन और मसल के बीच में जो जंक्शन बन रहा है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी। तो ये डायग्राम आपको क्लियर है बेटा। यहाँ पे अगर ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट समझनी है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होती है बेटा, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो बीच में जो स्पेस दिख रही है आपको, न्यूरॉन और मसल की मेम्ब्रेन जो सार्कोलेमा बोलते हैं जिसको, उसके बीच में जो स्पेस दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या रिलीज होते हैं बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। और यही न्यूरोट्रांसमीटर फिर बाद में कहां पे बाइंड करते हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करते हैं। जैसे ही वो उसके ऊपर बाइंड करें, सोडियम आयन चैनल खुल गए। सोडियम आयन चैनल खुलने की वजह से सोडियम आयन अंदर आए, मेम्ब्रेन क्या हो गई, डीपोलराइज हो गई। पहले पोलराइज थी, अब वो डीपोलराइज हो गई। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल का मतलब एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो गई, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स अंदर तक गई, कहां तक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। वहां से कैल्शियम को रिलीज करवाया, कैल्शियम अपना ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड किया, ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड करने के बाद में अनमास्किंग हो गई, किसकी, मायोसिन बाइंडिंग साइट की, कहां पे, जो एक्टिन के ऊपर थी। जैसे वो अनमास्किंग हुई तो ये जो हेड थे, ये हेड को मौका मिल गया कहां पे जुड़ने का, मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर, क्योंकि इन हेड के ऊपर कौन सी साइट थी, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये क्रॉस ब्रिज बन गया, और क्रॉस ब्रिज के बाद में मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। रिलैक्सेशन के टाइम पे क्या होता है बेटा, कैल्शियम वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चल जाते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए। ये डायग्राम की मैं बात कर रहा था आपको, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि अभी तक की कहानी हम लोग कैल्शियम के बारे में क्या सीख रहे थे। ये देखिए बेटा, ये जी एक्टिन हो गया। अब मैं आपको एक मोनोमर यूनिट पे बता रहा हूं, एक सिंगल लेवल पे बता रहा हूं कि क्या काम हो रहा है। ये जी एक्टिन है आपका। जी एक्टिन के ऊपर ये वाली जो साइट जो दिख रही है बेटा आपको, ये कौन सी साइट है, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। मायोसिन बाइंडिंग साइट है ये। ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट अभी क्या थी, वो मास्क्ड है। ठीक है, इधर अनमास्क्ड लिखा हुआ है, मास्क्ड है। ठीक है, अभी किसके थ्रू मास्क्ड है, ट्रोपोमायोसिन के थ्रू मास्क्ड है। ये रहा ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ये ट्रोपोमायोसिन वाला पार्ट हो गया। और ट्रोपोनिन देखिए बेटा, ये वाला ट्रोपोनिन वाला पार्ट हो गया। ये ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट, ये दूसरी सब यूनिट, ये तीसरी सब यूनिट। टीपीआई जो इनिबिशन करती है, तो उसने देखिए कैसे छुपा रखा है यहां पे। टीपीटी ट्रोपोमायोसिन पे जुड़ा हुआ है। टीपीसी, टीपीसी के ऊपर क्या बाइंड करेगा बेटा, कैल्शियम बाइंड करेगा। अब अगला डायग्राम देखिए, जैसे ही कैल्शियम अवेलेबल हुआ, तो सर कैल्शियम कहां से अवेलेबल हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये कहां से अवेलेबल हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्यों अवेलेबल हुआ, क्यों सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने रिलीज किया, क्योंकि सार्कोलेमा के ऊपर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। Whenever action potential generated, एक्शन पोटेंशियल क्यों जनरेट हुआ बेटा, क्योंकि मोटर न्यूरॉन ने एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर, और उस जंक्शन के ऊपर जो सार्कोलेमा के ऊपर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स थे वो वहां पे बाइंड किए, और सोडियम आयन चैनल खुल गए। सोडियम का अंदर आना, मेम्ब्रेन क्या होगी, पोलरिटी रिवर्स हो गई, अंदर नेगेटिव हो गई, सॉरी अंदर पॉजिटिव हो गई, बाहर नेगेटिव हो गई, एक इंपल्स का जनरेशन होना। तो उसके वजह से क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करेगा। अब ये जो कैल्शियम है बेटा, ये कैल्शियम इधर बाइंड करेगा टीपीसी साइट के ऊपर। देखिए ये रही टीपीसी साइट आपकी, कैल्शियम इधर आके बाइंड कर गया। और मैं आपको वही बोल रहा था कि जैसे कैल्शियम इसके ऊपर बाइंड करता है, तो देखिए ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर रोटेट हो जाता है। इसको बोलते हैं बेटा कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज।
प्रोटीन के अंदर क्या हो गया, कॉन्फॉर्मेशनल हो गया। किसी बच्चे को अगर कॉन्फॉर्मेशनल का मतलब समझ नहीं आ रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चरल चेंज। उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो गया प्रोटीन के, और जैसे वो स्ट्रक्चर में चेंज हो गया देखिए पूरा पूरा रोटेट हो गया। अब क्या है बेटा, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या हो गई है, अनमास्क हो गई है। अनमास्क हो गई, पहले मास्क थी वो, पहले उसको छुपा रखा था, उसके ऊपर मायोसिन का हेड बाइंड नहीं कर सकता था। मायोसिन के ऊपर जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो भी इसके ऊपर बाइंड नहीं कर सकती थी, अब वो इधर बाइंड कर सकती है। तो अब आपको समझ आया कैल्शियम का रोल क्या है बेटा। कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अनमास्क द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन जी एक्टिन, और एक्टिन बोल लीजिए पूरी। तो ये आपको हो गया कि कैल्शियम आयंस कंबाइन विद ट्रोपोनिन एंड अनमास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैंने आपको इसलिए बना के बताया और पूरी तरह से इसको मैंने बनाया कि आपको बहुत इमेज क्लियर हो जाए। नहीं तो है ना, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आपको क्लियर नहीं होता कि सर वो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कैसे अपनी जगह से हटे। तो आपको मैंने यूनिट लेवल पे बता दिया, स्मॉलेस्ट यूनिट लेवल पे बता दिया कि किस तरह से चेंजेस आते हैं। क्या ये बात क्लियर है बेटा? अब आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये आ गया बेटा आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एनसीईआरटी के अंदर फिगर दे रखा है, इसी को हम लोग क्लियरली देखेंगे। अब देखिए कुछ नहीं है, पॉइंट वाइज देखते रहते हैं। ये पूरा पूरा क्या है बेटा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है और मसल कॉन्ट्रैक्शन की पूरी मैकेनिज्म है। ये देखिए बेटा, यहाँ पे आपको एक्टिन फिलामेंट दिख रहा है, उसमें एक्टिन में 2 एफ एक्टिन दिख रहे हैं, 2 ट्रोपोमायोसिन दिख रहे हैं और बहुत सारे ट्रोपोनिन दिख रहे हैं। ये आपको मायोसिन फिलामेंट दिख रहा है। अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कैल्शियम अवेलेबल है और ये जितने भी जी एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज है। मतलब कि ये वाली कंडीशन एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ये वाली कंडीशन, ये वाली नहीं, ये तो रेस्टिंग स्टेज में रहती है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे रहती है। तो हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ रहे हैं, तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये सारी की सारी साइट एक्सपोज है। यहाँ बेटा हेड के ऊपर एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, एटीपी यहाँ पे बाइंड किया हुआ है। यहाँ पे एटीपीएस एंजाइम होता है, तो एटीपीएस एंजाइम ने क्या करा बेटा, एटीपी को तोड़ दिया। किसमें तोड़ा? एटीपी प्लस पीआई में। क्लियर है बेटा ये? ठीक है, तो जैसी तो मायोसिन हेड स्प्लिट एटीपी टू बिकम रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज्ड, अपने आप को रीओरिएंट करा और एनर्जाइज कर दिया। देखिए है ना, एनर्जाइज का मतलब ये हो गया कि एटीपी जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और रीओरिएंट का मतलब क्या होगा, जैसी एटीपी टूटा बेटा, देखिए पहले अभी इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं था, वो ऐसे था, और जैसी एटीपी टूटा वो जाके ऊपर जाके जुड़ गया। ठीक है, तो वो ऊपर जाके जुड़ गया तो क्या हुआ कि मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज, इसको बोलते हैं बेटा क्रॉस ब्रिज। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, आपका क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में क्या होगा बेटा, ये मायोसिन का जो हेड है ना, ये एक्टिन से इंटरेक्ट करेगा। क्यों इंटरेक्ट करेगा? क्योंकि सर इसकी एटीपी का ब्रेकडाउन हो गया, इसमें एनर्जी आ गई, और एनर्जी आ गई तो ये जुड़ सकता है अब जाके। ठीक है, और जो फर्स्ट पॉइंट था उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एटीपी हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे ये देखिए, ये वाले पॉइंट में एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं एटीपी हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, क्या हुआ, एटीपी का इसमें ब्रेकडाउन हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट में एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ, दूसरे पॉइंट में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। क्या अभी तक स्लाइडिंग हुई? नहीं सर, अभी स्लाइडिंग नहीं हुई, थर्ड पॉइंट में स्लाइडिंग होगी। तो यहां पे देखेंगे बेटा, इस वाले पॉइंट में ये देखिए बेटा, ये जो इस वाले हेड को देखिए और इस वाले हेड को देखिए, तो यहां पे आपको दिखेगा कि ये जो हेड है, ये हेड मूव कर गया। ये हेड क्या हो गया, मूव कर गया। जब ये हेड मूव करेगा तो आप देखेंगे बेटा एक्टिन फिलामेंट जो पहले इस पोजीशन पे था, ये देखिए ये इस पोजीशन पे था, और अब आप देखिए क्या ये मूव करा है बेटा? यस सर, मूव करा है। ये किसकी तरफ मूव करा है? बीच में एम लाइन है, और इससे क्या जुड़ी हुई होगी बेटा? इससे तो जेड लाइन जुड़ी हुई होगी, तो जेड लाइन भी सर मूव कर रही है ना। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। तो मायोसिन का जो हेड है वो क्या हुआ बेटा, ये रोटेट करा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, कहां की तरफ? एम लाइन की तरफ। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को बेटा, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हुई इसको हम लोग बोलते हैं पुलिंग। ठीक है, इसी को रोटेशन भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें ये जो हेड है ना बेटा, ये रोटेट करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा पावर स्ट्रोक। इसी को क्या बोलते हैं? पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारी चीजें एक ही चीज के लिए यूज हो रही है
कि ये जो एक्टिन है ये एक्टिन को पुल कर लिया, ठीक है, एक्टिन को पुल कर लिया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब क्या होगा बेटा, इस हेड को हमको इधर से हटाना है, तो इसके लिए भी एटीपी चाहिए हमको। तो जो नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट हो जाता है, नई एटीपी आती है और नया एटीपी आने के बाद में ये क्या होता है, अपनी जगह से हट जाता है। तो इस वाले पॉइंट को बेटा बोलते हैं हम लोग डिटैचमेंट, ठीक है। तो किसकी प्रेजेंस में हुआ, एटीपी की प्रेजेंस में हुआ। ये बात क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया बेटा, फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है एटीपी हाइड्रोलाइसिस, एटीपी का ब्रेकडाउन होता है एटीपीएस एंजाइम की मदद से। जो हेड है वो हेड के अंदर एनर्जी आ गई, अब क्योंकि एटीपी ब्रेकडाउन हो गया, वो एनर्जी उसने यूज करी किसके अंदर, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में, क्रॉस ब्रिज बन गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया बेटा, वो एनर्जी ने क्या हुआ कि पुलिंग करवाई, रोटेशन करवाया, पावर स्ट्रोक। बेटा पावर स्ट्रोक क्या होता है, क्रिकेट देखते हैं आप लोग, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि बेटा अगर मान लीजिए धोनी खेल रहा है ना, लास्ट बॉल रही है और 6 ही रन चाहिए, तो आप देखते हैं कि क्या होता है कि धोनी का पावर स्ट्रोक लगता है, पूरे एनर्जी के साथ वो उड़ाता है और बॉल जो है वो बाउंड्री के बाहर चली जाती है और हम लोग इंडिया जो है जीत जाता है, ठीक है। तो हम लोग, मैं तो धोनी का फैन हूं इसलिए उसी का एग्जांपल लिया, मे भी आप लोग भी होंगे या विराट कोहली के होंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो पावर स्ट्रोक का मतलब ये हो गया कि एनर्जी के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में क्या हुआ, इस एक्टिन फिलामेंट को पुल किया, और जैसे ही पुल किया अब कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, तो अब नई एटीपी आएगी, ये डिटैच होगा। तो सर इसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद में ये साइकिल रुक नहीं रही है, ये देखिए आप यहाँ पे वापिस से साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ा ना हम लोगों ने मसल जितना कॉन्ट्रैक्ट करवाया उतना ही कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, हमको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। देखिए अगर मान लीजिए मैं ये बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हूं, तो मैंने इतना कॉन्ट्रैक्ट करवाया, तो उसके लिए जितना कॉन्ट्रैक्शन होना था हो गया। उसके बाद मेरे को और कॉन्ट्रैक्ट करवानी, तो और स्लाइडिंग करवानी है, फिर और करवानी है, फिर और करवानी। जितनी स्लाइडिंग होगी उतनी ज्यादा मसल क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे बीच में जो लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन साइकिल कंटिन्यूस इफ एटीपी इज अवेलेबल एंड कैल्शियम लेवल इन द सार्कोप्लाज्म इज हाई। क्या बोल रहा है कि सार्कोप्लाज्म में जब तक कैल्शियम अवेलेबल है, बिल्कुल सही बात है, जब तक कैल्शियम अवेलेबल है ये साइट एक्सपोज रहेगी। अगर कैल्शियम अवेलेबल नहीं रहा तो बेटा ये तो उल्टा हो जाएगा ना काम, इन एब्सेंस ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना। और उस टाइम पे क्या हो जाएगी, मसल रिलैक्स हो जाएगी, इस टाइम पे मसल रिलैक्स हो जाएगी, और इस टाइम पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपको वही बोल रहा है कि ना जब तक कॉन्ट्रैक्शन होगा, कब तक कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब तक एटीपी अवेलेबल रहेगी और जब तक कैल्शियम अवेलेबल रहेगा। तो यही तो होता है बेटा कि हम लोग बोलते हैं कि मसल फेटिग, मसल के अंदर जब थकान हो जाती है, हम लोग दौड़ते हैं बहुत तेजी से और हम लोग देखते हैं कि उसके बाद में हमको और दौड़ा नहीं जाता है। उसका कारण क्या है बेटा, कि उस मसल के अंदर जो एटीपी का जो सोर्स है ना बेटा, एटीपी डिप्लीट हो जाती है, एटीपी की कमी आ जाती है, क्योंकि एटीपी ही तो हमको मदद कर रहे हैं। देखिए एटीपी का कितना बड़ा रोल है, एटीपी आपका अटैचमेंट के लिए भी जरूरी है और डिटैचमेंट के लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो ये वाला हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया था, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि दिस वन इज द फोर्थ पॉइंट, डिटैचमेंट। तो 4 स्टेप्स के अंदर आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। फर्स्ट एटीपी हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, साथ साथ बोलते जाइए क्या मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट एटीपी हाइड्रोलाइसिस, दूसरा क्या है बेटा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, तीसरा क्या है बेटा, पुलिंग, पावर स्ट्रोक, स्लाइडिंग, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट, ये भी ध्यान रखना है, और फोर्थ क्या, डिटैचमेंट। फिर वापस से साइकिल स्टार्ट हो जाती है जब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, और जब रिलैक्सेशन होना होता है तो क्या होता है बेटा कि कैल्शियम आयंस जो है वो कैल्शियम आयन वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लौट जाते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कोई भी मोटर न्यूरॉन फिर एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं करता है, तो मेम्ब्रेन क्या होगी बेटा, मेम्ब्रेन के अंदर पोलरिटी रिवर्स नहीं होगी, और ये जो जेड लाइन है, जेड लाइन वापस से अपनी जगह पे लौट जाती है क्योंकि मसल रिलैक्स हो रही है ना, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से मैकेनिज्म चलती है। तो एक बार फटाफट से एनसीईआरटी की लाइन सब लोग पढ़ लेते हैं जो है ना। चलिए बेटा एनसीईआरटी अपनी खोल लीजिए साइड में, आपको सारी लाइनें समझ आई जाएगी। तो पेशी संकुचन की क्रियाविधि की सिंततु सिद्धांत, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है, द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है, जिसके अनुसार पेशी रेशियो का संकुचन पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है बेटा, लास्ट एक्सरसाइज लगाओगे आपको पता भी लगेगा ये, ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस की प्रेरक तंत्रिका द्वारा एक संकेत प्रेषण
से पेशी संकुचन का आरंभ होता है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन नहीं। आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर सेंसरी न्यूरॉन देगा तो वो क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन नहीं होगा, मोटर न्यूरॉन होगा। एक प्रेरक न्यूरॉन मतलब कि मोटर न्यूरॉन तथा इससे पेशीय रेशे मसल फाइबर एक प्रेरक इकाई मोटर यूनिट का गठन करते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें जो कनेक्शन होता है, द कनेक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर इज नोन एज मोटर यूनिट। आगे देखिए बेटा, प्रेरक तंत्रिके मोटर न्यूरॉन और पेशीय रेशा मसल फाइबर के सार्कोलेमा की संधि जंक्शन को तंत्रिका पेशीय संगम या प्रेरक अंत पट्टिका मतलब कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट कहते हैं। देखिए बेटा, मोटर एंड प्लेट और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक ही बात है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन में मोटर एंड प्लेट दे या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दे, एक ही बात है। ठीक है, इस संगम पर एक तंत्रिक संकेत पहुंचने से एक तंत्रिका संचारी एसिटाइल कोलिन मुक्त होता है जो सार्कोलेमा में एक क्रिया विभव एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है। ठीक है, ये समझ पेशीय रेशे पर फैल जाता है जिससे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयनों का मुक्त होता है। ठीक है, कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं, कहां से मुक्त होते हैं बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। चलिए, कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि में एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाई से कैल्शियम बंध बनाकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देता है। वो क्या हो जाती है बेटा, अनमास्क हो जाती है। ठीक है, एटीपी के जल उपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं, मतलब ये क्रॉस ब्रिज बनाते हैं बेटा उसके अंदर। इस बंध में जुड़े हुए एक्टिन तंतुओं ए बैंड के केंद्र की तरफ खींचते हैं। इन एक्टिनों से जुड़ी हुई ए रेखा भी अंदर की तरफ खिंच जाती है। ठीक है, जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है अर्थात संकुचित हो जाता है। ठीक है, तो ये बेटा ए नहीं हो गया, ये जेड होना चाहिए था। ठीक है, जेड रहेगा, मतलब जेड लाइन जो है वो भी पास आ जाती है, तो ये थोड़ा सा गलत है, मिसप्रिंट है ये। ठीक है, इसके बाद में देखिए, पेशी के छोटा होते समय अर्थात संकुचन के समय आई बैंडों की लंबाई कम हो जाती है जबकि ए बैंडों की लंबाई जो कि त्यों रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। एडीपी एंड पीआई मुक्तर मायोसिन विश्राम अवस्था में वापस चला जाता है। एक नए एटीपी के बंधन से क्रॉस सेतु टूटते हैं। मायोसिन शीर्ष एटीपी को उपगठित कर पेशी के और संकुचन के लिए क्रिया दोहराते हुए, किंतु तंत्रिका संवेगी के समाप्त हो जाने पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम के अवशोषण से एक्टिन स्थल पुनः ढक जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कैल्शियम वापस से अपनी जगह पे लौट जाता है, मतलब कि वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लौट जाता है और वापस से ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन क्या करता है, एक्टिन को वापस से हाइड कर लेता है, मास्क कर लेता है। इसके फलस्वरूप जेड रेखा अपने मूल स्थान पर वापस हो जाती है अर्थात शीतलन हो जाता है, मतलब कि जेड रेखा वापस से अपनी जगह पे चली जाती है और शीतलन मतलब कि रिलैक्सेशन हो जाता है। मसल क्या हो जाती है बेटा, रिलैक्स हो जाती है। तो आई होप बेटा आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी से बिल्कुल क्लियरली देखिए और अब आपके मॉड्यूल के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। रिमेनिंग पार्ट में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम लोग और मसल डिसऑर्डर के साथ में इस चैप्टर को खत्म करेंगे।